हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ बुक समरी की ऑडियो बुक समरी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको महात्मा गांधी जी की आत्मकथा सुनाने जा रही हूँ। हम सभी गांधी जी को भगवान में विश्वास करने वाले और एक नेशनल लीडर या राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। इस बुक में आप उन्हें एक बेटे, एक हस्बैंड, एक पिता, एक स्टूडेंट, एक टीचर और एक विनम्र आदमी के रूप में जानेंगे। अगर आप गांधी जी के सच के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ये बुक पूरी पढ़नी चाहिए। ये बुक महात्मा गांधी जी ने लिखी है। इंट्रोडक्शन। गांधी जी के कुछ फ्रेंड्स ने उन्हें अपनी लाइफ स्टोरी लिखने के लिए एनकरेज किया, लेकिन वो खुद इस बात पे कॉन्फिडेंट नहीं थे कि इस बुक को ऑटोबायोग्राफी कहा जाए, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि ये बुक सच के साथ किए गए उनके एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है। उन्होंने लिखा था कि उनकी लाइफ का अल्टीमेट गोल मोक्ष पाना है, यानी सच को स्वीकार करके ज्ञान प्राप्त करना है। उन्होंने ये भी लिखा है कि उन्हें पसंद नहीं था कि लोग उन्हें महात्मा बुलाए। हालांकि जो लोग उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते थे, उन्होंने उनका ये नाम रखा था। ऐसा नहीं था कि गांधी जी लोगों को रिस्पेक्ट की कदर नहीं करते थे, बल्कि उन्हें तो ये लगता था कि वो इतनी रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि बाकियों की तरह उनकी भी कुछ लिमिटेशन है और उनसे भी लाइफ में मिस्टेक हुई है। खैर, जो भी हो, आपको इस ऑडियो बुक समरी से गांधी जी के बारे में और काफ़ी कुछ सुनने को मिलेगा। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो शायद आज तक आपको पता ना हो। ये तो सब जानते हैं कि गांधी जी एक इंस्पायरिंग लीडर थे, लेकिन वो एक बेहद प्यार करने वाले बेटे और पिता भी थे। वो सही मायनों में सेवा और विश्वास की मूर्ति थी। पेरेंट्स और चाइल्डहुड। मेरा जन्म पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। मेरी फैमिली बनिया कम्युनिटी से बिलोंग करती है। मेरे दादा पोरबंदर में दीवान थे और मेरे फादर भी यही काम करते थे। मैं अपने माँ बाप का सबसे छोटा बेटा हूँ। मेरे फादर एक बहादुर, काइंड और बड़े दिलदार इंसान थे। उन्हें रुपए पैसों का कोई लालच नहीं था। हालांकि उन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी, लेकिन उनके पास अनुभवों का खजाना था। उनकी खूबी थी कि वो लोगों को बड़े अच्छे से समझते थे और उनके झगड़े सुलझाते थे। मेरी माँ बड़ी ही रिलीजियस लेडी थी। खाने से पहले भगवान को शुक्रिया अदा करना उनकी आदत में शामिल था। चतुर्मास के दिनों में माँ सिर्फ एक टाइम खाना खाती थी। ये उसका नियम था। फिर चाहे वो बीमार ही क्यों न हो, उसने फास्ट रखना और प्रे करना कभी नहीं छोड़ा। एक बार ऐसे ही चतुर्मास के दिन थे जब माँ ने कसम ली कि वो सूरज निकलने तक कुछ नहीं खाएगी। मैं और मेरे भाई बहन बाहर निकलकर देखने गए कि सूरज निकला या नहीं, लेकिन बारिश के दिन थे, इसलिए सूरज बड़ी मुश्किल से निकलता था। लेकिन माँ ने अपनी कसम नहीं तोड़ी। मेरी माँ एक बड़ी स्मार्ट लेडी थी। उसका कॉमन सेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग था और उसे स्टेट पॉलिटिक्स की पूरी नॉलेज रहती थी। जब मैं 7 साल का था, मेरे फादर राजस्थानी कोर्ट के मेंबर बने, इसलिए हमारी फैमिली को पोरबंदर छोड़कर राजकोट जाना पड़ा और वहीं पर मैंने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की। मैं स्कूल में बड़ा शर्मीला स्टूडेंट था। मुझे अपने क्लासमेट के साथ खेलने से ज़्यादा बुक्स पढ़ना पसंद था और इसी वजह से मैं हमेशा अकेला ही रहता था। सुबह स्कूल जल्दी आना और स्कूल ओवर होते ही सीधे घर आना मेरी आदत थी। मेरे क्लासमेट अक्सर मेरा मजाक उड़ाते थे, इसलिए उनसे बचने के लिए मैं स्कूल से भागते हुए घर जाता था और घर जाकर फिर अपनी किताबों में डूब जाता था। चाइल्ड मैरिज। वैसे अपनी लाइफ के इस चैप्टर पर मुझे कोई प्राउड फील नहीं होता, लेकिन जो भी हो, मुझे अपने रीडर से इसे शेयर करना ही होगा अगर मुझे वाकई में सच का पुजारी बनना है तो। मेरी वाइफ कस्तूरबा से मेरी शादी तब हुई थी जब हम दोनों सिर्फ 13 साल के थे। मेरे घर के बड़े लोगों ने मेरे भाई और कजिन की एक ही साथ शादी कराने का डिसीजन लिया। मेरा भाई और कजिन मुझसे 2 साल बड़े थे।
हिंदू घरों में शादी से पहले कई महीनों तक तैयारियां चलती रहती है। खाने में क्या बनेगा, क्या कपड़े पहने जाएंगे और क्या क्या गहने बनेंगे, इस पर कई सारी प्लानिंग होती है और साथ ही पैसा भी खूब खर्च किया जाता है। मेरे फादर और अंकल बूढ़े हो रहे थे। उन्हें लगता था कि बच्चों की शादी इस उम्र में करवाकर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुटकारा पा लेंगे। तो इस तरह हमारे घर में एक साथ 3 शादियां अरेंज हुई। उस वक्त मुझे अच्छे कपड़े, शादी की धूमधाम, ढोल की आवाज़ और खूब सारा टेस्टी खाना सिर्फ यही समझ आता था। शादी का मतलब क्या होता है ये मुझे मालूम नहीं था। मुझे याद है जब मैं पहली बार एक अजनबी लड़की से मिला, हम शादी के मंडप में 7 फेरे ले रहे थे। उसके बाद मैंने और मेरी छोटी दुल्हन ने एक दूसरे को कंसार खिलाया। हम दोनों एक दूसरे से शर्मा रहे थे। मैं तो अभूत नर्वस हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या बात करूं, लेकिन फिर धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे। वो मेरे लिए फेथफुल थी और मैं उसके लिए। मेरे फादर की डेथ और मेरी डबल शेम। मैं 16 साल का था जब मेरे फादर की डेथ हुई। उन्हें फिस्टुला हुआ था। वो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे, इसलिए माँ और मैं उनकी सेवा में लगे रहते थे। मैं उनके घाव साफ करता था और मेडिसिन देता था। हर रात सोने से पहले मैं उनके पैरों की मसाज करता था। मुझे अपने फादर का ध्यान रखना अच्छा लगता था। मैंने एक दिन भी अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। मेरा टाइम स्कूल की पढ़ाई और अपने फादर का ख्याल रखने में गुजरता था। हालांकि मुझे एक चीज़ का हमेशा मलाल रहेगा, जिसकी वजह से मुझे खुद पर हमेशा शर्म आई, और वो चीज़ थी अपनी वाइफ के लिए मेरा लस्ट। अपनी जवानी के दिनों में मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहता था। मैं अपने फादर की सेवा में होता तो भी मेरा दिल कस्तूरबा में लगा रहता और पिताजी के सोते ही मैं सीधा अपने बेडरूम में घुस जाता था। फिर धीरे धीरे मेरे फादर की तबीयत बिगड़ती चली गई। अब मेडिसिन से भी उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। फैमिली डॉक्टर ने बताया कि इस एज में उनका ऑपरेशन करना रिस्की होगा। मेरे अंकल राजकोट से आए। फादर और उनके बीच काफ़ी क्लोजनेस थी। वो फादर के साथ उनके आखिरी टाइम तक रहे। वो पूरा दिन फादर के सिरहाने बैठे रहते और सोते भी उसी कमरे में थे। मुझे आज भी वो रात याद है जब मैं हमेशा की तरह फादर के पैरों की मसाज कर रहा था। मेरे अंकल ने मुझे बोला, लाओ अब मैं करता हूँ। मैंने तुरंत उनकी बात मानी और कस्तूरबा के पास चला गया। कुछ मिनट बाद ही एक सर्वेंट ने बेडरूम दरवाजे पर नॉक किया। जल्दी उठो, फादर की हालत ज़्यादा खराब हो रही है, उसने कहा। मैं शौक के मारे बेड से कूद पड़ा। क्या हुआ मुझे बताओ, मैं जोर से बोला। पिताजी हमें छोड़कर चले गए। मुझे इतना सदमा लगा कि बता नहीं सकता। मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मुझे खुद पर बड़ी शर्म महसूस हुई। अगर मैं अपनी वासना की आग में अंधा नहीं होता तो फादर के आखिरी टाइम में मैं उनके साथ होता। वो अपने बेटे की बाहों में दम तोड़ते, लेकिन मेरे बदले मेरे अंकल उनके साथ में थे। ये उनकी किस्मत थी कि मेरे फादर के आखिरी पलों में वो उनके साथ थे। इस गलती के लिए आज तक मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाया हूँ। मैं हमेशा इस बात को रिग्रेट करके रोता रहता हूँ। इंग्लैंड जाने की तैयारी। 1887 में मैंने मैट्रिक पास किया। फिर कुछ टाइम के लिए मैंने सामल दास कॉलेज भावनगर में पढ़ा, लेकिन एक फैमिली फ्रेंड ने मुझे एडवाइस किया कि मुझे आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाना चाहिए। मावजी दवे ने मेरी माँ को बोला कि मुझे बीए की डिग्री लेने में 5 साल लगेंगे और दीवान बनने के लिए इतनी क्वालिफिकेशन काफ़ी नहीं थी। उसके लिए मुझे लॉ करना होगा, जिसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए मेरे लिए बेटर यही था कि मुझे इंग्लैंड पढ़ने भेजा जाए। वहाँ जाकर मैं सिर्फ 3 साल में ही बैरिस्टर बन सकता हूँ। उसने ये भी बोला कि मुझे तुरंत इंग्लैंड भेजा जाए। वहाँ से बैरिस्टर की डिग्री लेने पर मेरी रेप्यूटेशन बढ़ेगी और मुझे आसानी से दीवानशिप मिल जाएगी। मावजी दवे ने मुझसे पूछा, क्या तुम यहाँ पढ़ाई करने के बजाय इंग्लैंड नहीं चाहोगे? मैं उनकी बात से एग्री था। मेरी माँ ये सोच के परेशान थी कि मैं कहीं इंग्लैंड जाकर मीट खाना और शराब पीना शुरू न कर दूँ। लेकिन मैंने माँ से कहा, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, इन चीज़ों को कभी हाथ तक नहीं लगाऊंगा। हम अपने एक फैमिली एडवाइज़र के पास गए जो एक जैन मोक थे। उन्होंने मुझसे कसम दिलवाई कि मैं कभी भी मीट, शराब और पराई औरत को टच नहीं करूंगा। इसके बाद मेरी माँ ने मुझे जाने की परमिशन दे दी। इंग्लैंड का जेंटलमैन। प्लेइंग द इंग्लिश जेंटलमैन।
इंग्लैंड जाकर मैंने वेजिटेरियनिज्म की बहुत सारी बुक्स पढ़ी। जितना मैं पढ़ता गया उतना ही मुझे वेजिटेरियन डाइट पसंद आने लगा था। वैसे तो मैं एक वेजिटेरियन फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन मुझे इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स नहीं पता थे। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे वेजिटेरियन डाइट और स्पिरिचुअलिटी के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इंग्लैंड आने के कुछ सालों तक मैं एक प्योर इंग्लिश जेंटलमैन की तरह रहा। मैंने नया सूट सिलवाया, नई टाई और नया हैट लिया। सुबह मुझे पूरे 10 मिनट लगते थे अपनी टाई फिक्स करने और बालों को स्टाइल करने में। किसी ने मुझे बोला कि एक प्रॉपर इंग्लिश मैन बनने के लिए ग्रेसफुली डांस करना और कॉन्फिडेंस के साथ बोलना ज़रूरी है, तो मैंने डांसिंग और स्पीच लेसन्स लेने स्टार्ट कर दिए। वैसे बता दूं कि मैं बहुत ही टेरिएबल डांसर था। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन कभी म्यूज़िक के साथ नहीं चल पाता था। मेरे स्पीच इंस्ट्रक्टर ने रेकमेंड किया कि मुझे बेल्स स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट की टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए, लेकिन मिस्टर बेल ने मेरे कानों में घंटी बजाकर मुझे फुलिशनेस से जगाया। मैं अपनी पूरी लाइफ इंग्लैंड में रहने वाला नहीं था, मैं वहाँ स्टडी के लिए गया था। उस दिन से मैंने सिर्फ अपनी स्टडीज़ पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मैंने वेजिटेरियन सोसाइटी ज्वाइन की और एग्जीक्यूटिव कमेटी में सिलेक्ट हो गया। मुझे बैरिस्टर बनने के लिए 2 एग्ज़ाम पास करने थे, एक रोमन लॉ में और दूसरा कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड। मैंने कई महीनों तक इन एग्ज़ाम्स की तैयारी की। मैंने इक्विटी, रियल प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी पर ढेर सारी मोटी मोटी बुक्स पढ़ी। फाइनली 10 जून 1891 में मुझे बार में एक्सेप्ट कर लिया गया। साउथ अफ्रीका जाना, अराइवल इन साउथ अफ्रीका। इंडिया में मेरी लॉ प्रैक्टिस कुछ खास नहीं चल रही थी। मुझे जब मेरा फर्स्ट केस मिला तो मैं कोर्ट रूम में काफ़ी नर्वस था। ब्रिटिश अथॉरिटी के साथ भी मेरी अनबन हो गई थी। ऐसे में साउथ अफ्रीका जाके काम करने का मौका मेरे लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी। मुझे सेठ अब्दुल करीम झवेरी का लेटर मिला। वो दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी में पार्टनर थे और पोरबंदर में उनका ऑफिस था। ये जॉब तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगी, सेठ ने कहा। ऑफ कोर्स, तुम हमारे यहाँ गेस्ट की तरह रहोगे, तुम्हें अपनी तरफ से कोई खर्च नहीं करना होगा। ये जॉब कब तक रहेगी और पेमेंट क्या मिलेगी मुझे? मैंने पूछा। तुम्हें बस साल भर काम करना होगा और मैं तुम्हें फर्स्ट क्लास का रिटर्न फेयर और 105 यूरोस दूंगा। एक नई कंट्री में काम करने का मौका मिल रहा था। ये बात मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग थी। मुझे नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, एक अलग एक्सपीरियंस होगा। मैंने खुशी से हाँ कर दी और इस तरह मैं समुद्री यात्रा करके अफ्रीका पहुंच गया। सेठ अब्दुल मुझे पोर्ट में लेने आए और अपने साथ ऑफिस ले गए। अगले दिन मैं उनके साथ कोर्ट गया। मजिस्ट्रेट मुझे देखकर थोड़ा परेशान लग रहा था। फाइनली उसने मुझसे बोला कि मैं अपनी पगड़ी उतार दूं। मैंने मना कर दिया और कोर्ट छोड़कर चला गया। मुझे ये बात मालूम हुई कि साउथ अफ्रीका में रहने वाले इंडियंस के 2 ग्रुप हैं। एक तो मुसलमान जेंट्स जो खुद को अरब्स बोलते थे और दूसरे हिंदू और पारसी क्लर्क थे, और एक सबसे बड़ा ग्रुप उन लेबर्स का था जो नॉर्थ इंडिया, तेलुगु और तमिल से आए थे। इंग्लिश मैन इंडियन लेबर्स को कुली कहकर बुलाते थे, और क्योंकि इंडियंस यहाँ मेजॉरिटी में थे इसलिए साउथ अफ्रीका में सारे इंडियंस कुली के नाम से ही जाने जाते थे। रात में मुझे ख्याल आया कि मुझे पगड़ी की जगह इंग्लिश हैट पहननी चाहिए, लेकिन सेठ अब्दुल ने मुझे मना किया। अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो ये एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ होगा। अगर तुम इंग्लिश हैट पहनोगे तो ये लोग तुम्हें वेटर की तरह ट्रीट करेंगे। मेरा प्रिटोरिया जाना, ऑन दी वे टू प्रिटोरिया। मुझे ट्रेन से प्रिटोरिया जाकर कुछ क्लाइंट से मिलना था। सेठ अब्दुल ने मेरे लिए फर्स्ट क्लास का टिकट बुक करवाया था। शाम को रेलवे का एक सर्वेंट आया और मुझे बेड ऑफर किया। मैंने उससे कहा कि मैं अपना बेड अपने साथ लाया हूँ, तो वो वापस चला गया। एक पैसेंजर ने मुझे बड़ी नफरत के साथ देखा क्योंकि उनकी नज़रों में मैं एक काला आदमी था। वो पैसेंजर अपनी सीट से उठा और थोड़ी देर बाद एक ऑफिशियल के साथ मेरे पास आया। चलो उठो, तुमको वैन कंपार्टमेंट में जाना होगा, ऑफिशियल मुझसे बोला। लेकिन मेरे पास फर्स्ट क्लास की टिकट है। मैंने कहा, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बोल रहा हूँ उठो और वैन कंपार्टमेंट में जाओ। सर, मुझे फर्स्ट क्लास में ट्रैवल की परमिशन है और मैं इसी से जाऊँगा। नहीं, तुम नहीं जाओगे, ऑफिशियल बोला।
तुम्हें अभी इसी वक्त ये कंपार्टमेंट छोड़कर जाना होगा, वरना धक्के देकर बाहर फेंक दूंगा। लेकिन मैं भी अड़ गया। मैंने उठने से साफ इनकार कर दिया। ऑफिशियल ने मेरी बाजू पकड़ी और मुझे फर्स्ट क्लास से बाहर घसीटा। उसने मेरा लगेज भी ले लिया था। उन लोगों ने मुझे धक्का देते हुए ट्रेन से नीचे उतार दिया और मुझे वेटिंग रूम में बैठना पड़ा। मेरे मन में इंडिया लौट जाने का ख्याल आया, लेकिन मैं डरपोक नहीं था और ना ही बनना चाहता था। मैंने सोच लिया था कि मैं साउथ अफ्रीका के इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में और पता लगाऊंगा और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर करने के बारे में सोचूंगा। इंडियंस के साथ टच में रहना, सीकिंग इन टच विद इंडियंस। प्रिटोरिया में मेरी मुलाकात सेठ तैयब से हुई। वो भी हमारी लॉ फर्म में काम करते थे। मैंने उन्हें कहा कि मैं साउथ अफ्रीका में रहने वाले सारे इंडियन के साथ टच में रहना चाहता हूं और यहाँ वो किस हालत में रहते हैं इस बारे में जानना चाहता हूं। सेठ तैयब मेरी हेल्प करने को तैयार हो गए और उन्होंने एक मीटिंग अरेंज करवा दी। ये मीटिंग एक और सेठ के घर पर रखी गई थी। इनमें से ज़्यादातर लोग मेमन मर्चेंट्स थे। कुछ हिंदू क्लर्क भी आए थे। मैंने बिजनेस में सच्चाई और ईमानदारी के टॉपिक से अपनी बात शुरू की और सुनने वालों को ये भी कहा कि हमें अपने अपने डिफरेंसेस भूलकर यूनिटी दिखानी चाहिए। मेरा मानना था कि मुस्लिम, हिंदू, पारसी, गुजराती, मद्रासी, पंजाबी, क्रिश्चियन या जो भी लोग इंडिया से आए हैं, उन्हें साउथ अफ्रीका में जो भी हार्डशिप फेस करनी पड़ रही है उसे सबको मिलकर फेस करना चाहिए। मैंने बोला कि हम सबको मिलकर एक एसोसिएशन बनानी चाहिए ताकि हम यहाँ की अथॉरिटीज़ तक अपनी प्रॉब्लम्स और कंसर्न लेकर जा सके। और लास्ट में मैंने सबको बोला कि मैं किसी भी टाइम अपनी सर्विस और जो भी हेल्प मैं कर सकूँ वो करने को तैयार हूँ। मैंने ये भी कहा कि मैं उन्हें इंग्लिश सीखने में हेल्प कर सकता हूँ जो उन्हें बिजनेस में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैंने 3 लोगों को इंग्लिश सिखाई, जिनमें 2 मुस्लिम थे, एक बार्बर था और दूसरा एक क्लर्क। तीसरा वाला एक हिंदू शॉपकीपर था। ये डिसाइड किया गया कि हम लोग वीक में एक दिन अपनी मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में हम अपने आइडियाज़ और डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करते थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि प्रिटोरिया में रहने वाला हर इंडियन मुझे अच्छे से जानता था। मैं साउथ अफ्रीका एक लॉ फर्म को रिप्रेजेंट करने आया था, लेकिन अब मेरा ज़्यादातर टाइम पब्लिक वर्क में गुजरता था। द बोअर वार, साउथ अफ्रीकन्स का इंग्लिश लोगों के साथ स्ट्रगल चल रहा था। इसी बीच बोअर वार शुरू हो गई थी। मुझे बोअर्स यानी पीपल ऑफ ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट के साथ पूरी सिंपैथी थी, लेकिन इंग्लैंड के लिए भी मैं पूरी तरह से लॉयल फील करता था। मैंने ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए एम्बुलेंस कोर्स रखने के बारे में सोचा। ब्रिटिश लोग इंडियंस को डरपोक समझते थे। उन्हें लगता था कि हम लोग रिस्क लेने से डरते हैं और अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अलावा और कुछ नहीं सोच सकते। मैं अपने कई इंग्लिश फ्रेंड्स के पास गया, लेकिन कोई भी हेल्प नहीं करना चाहता था। फिर मुझे डॉक्टर बूथ से हेल्प मिली, जो कि मेरे अच्छे फ्रेंड थे। उन्होंने मुझे और कुछ वॉलंटियर्स को एम्बुलेंस वर्क की ट्रेनिंग दी। उन्होंने हमें मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिए। पहले तो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने हमारी हेल्प लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें हमारी सर्विसेज के कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। डॉक्टर बूथ ने मुझे बिशप ऑफ नेटल से मिलवाया। हमारे वॉलंटियर ग्रुप में बहुत से क्रिश्चियन इंडियन भी थे, इसलिए बिशप हमारी हेल्प करने को रेडी हो गए और उन्होंने हमारे एम्बुलेंस ऐप्स के लिए अप्रूवल ले लिया। अब हमारे पास 100 वॉलंटियर्स थे, जिन्हें 40 टीम मेंबर लीड कर रहे थे। हम फायरिंग लाइन के बाहर रुके थे। मैं भी वहां डॉक्टर बूथ के साथ गया। हम रेड क्रॉस के साथ मिलकर काम कर रहे थे। अगले कुछ दिनों में वार और भी खतरनाक हो गई थी, इसलिए अब हमें परमिशन मिल गई थी कि हम फायरिंग लाइन के अंदर ऑपरेट कर सकते थे। एक ब्रिटिश जनरल ने हमारे कोर्ट से कहा कि हम घायलों को फील्ड से लेकर आए ताकि उन्हें ट्रीटमेंट मिल सके। हम रोज 25 मील चलकर घायल सोल्जर्स को लेने जाते थे और उन्हें स्ट्रेचर पर उठाकर लाते थे। पूरे 6 हफ्ते तक हमारी एम्बुलेंस कोप्स ने ब्रिटिश सोल्जर्स की सेवा की। हमारी इस हेल्प के लिए ब्रिटिश लोगों ने हमें बड़ी इज्जत दी। इस तरह उनकी नज़रों में इंडियंस की रेपुटेशन थोड़ी सी बढ़ गई थी। न्यूज़पेपर में कुछ ऐसी हेडलाइंस छपी थी, वी आर सेंस
ऑफ द एम्पायर आफ्टर ऑल। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जनरल बुअर ने हमारे कोर्स लीडर्स को वार मेडल दिए और इस बात का लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये हुआ कि इंडियन कम्युनिटी अब और भी ऑर्गेनाइज्ड हो गई थी। मुस्लिम्स, हिंदू, क्रिश्चियंस, सिंधी और तमिलियंस सबको ये रियलाइज़ हो चुका था कि हम भारत के बच्चे हैं। मेरा अपने देशवासियों के साथ रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग हो गया था। हमें लग रहा था कि इंग्लैंड के साथ अब हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। जिन ब्रिटिश लोगों से हम मिले वो अब हमारे साथ काफ़ी फ्रेंडली होकर बात करते थे, क्योंकि हमारी सर्विस की वजह से वो एक तरह से ग्रेटफुल फील करने लगे थे। इस इवेंट से एक बात तो प्रूव हुई कि मुसीबत में एक दूसरे के काम आना रियल ह्यूमन नेचर है। इंडिया लौटना, रिटर्न टू इंडिया। बोअर वॉर सर्विस के बाद मैंने इंडिया लौटने का मन बना लिया था। मैंने अपने फ्रेंड से प्रॉमिस किया कि अगर उन्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मैं वापस साउथ अफ्रीका आ जाऊंगा। वहाँ रहने वाले इंडियंस के साथ स्पेशली नेटल में मेरा एक मजबूत रिश्ता बन गया था। मेरे जाने से पहले नेटल इंडियन ने मुझे ढेर सारे गिफ्ट्स दिए। डायमंड्स, गोल्ड, सिल्वर जैसी चीज़ें मुझे गिफ्ट के तौर पर मिली। मैं बड़ा ग्रेटफुल फील कर रहा था, लेकिन इतने कॉस्टली गिफ्ट्स मैं भला कैसे ले सकता था। मैंने जो भी पब्लिक वर्क या कम्युनिटी सर्विस की थी वो इसलिए की थी क्योंकि मुझे लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बेचैनी से अपने रूम में चक्कर काट रहा था। मैंने सोचा कि अगर आज मैंने ये सारे कॉस्टली गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर लिए तो मैंने अपने बच्चों के सामने कभी भी एक गुड एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता था कि मेरे बच्चे लाइफ ऑफ सर्विस जिए, दूसरों की हेल्प करें। मैंने उन्हें ये समझाना चाहता था कि भलाई का फल हमेशा मिलता है और हमें सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी से जीना चाहिए। कुछ टाइम बाद मुझे ये सॉल्यूशन मिला। मैंने एक लेटर लिखा कि सारे कॉस्टली गिफ्ट्स कम्युनिटी को वापस दे दिए जाए। मैंने पारसी और कुछ फ्रेंड्स को जिन पर मुझे ट्रस्ट था इन गिफ्ट्स का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दे दी थी। सुबह मैंने अपनी वाइफ और बच्चों से ये बात शेयर की। मेरे बच्चे को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरी वाइफ को आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम मुझे ये गहने पहनने क्यों नहीं दे रहे हो। उसने कहा, और मेरी बहू भी ये गहने पहनेगी, अभी बच्चों की शादी कहाँ हुई है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, हम इतनी छोटी उम्र में उनकी शादी नहीं करेंगे और ना ही अपने बेटों के लिए ऐसी बहुएं लाएंगे जो इन सब चीज़ों की लालची हो। फिर किसी तरह मामला सेटल हुआ। मैंने सारे गिफ्ट्स कलेक्ट किए और एक ट्रस्ट डीड्स तैयार की। सारी चीज़ें बैंक में डिपॉजिट करा दी गई। अगर मेरा ट्रस्टी उन्हें कम्युनिटी सर्विस के लिए यूज़ करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता था। मुझे अपने डिसीजन पर कभी रिग्रेट नहीं हुआ। धीरे धीरे मेरी वाइफ भी समझ गई थी कि मैं अपनी फैमिली को लालच से बचाना चाहता हूँ। मैं ये मानना है कि एक पब्लिक वर्कर को किसी भी तरह का कॉस्टली गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। वापस इंडिया में, इन इंडिया अगेन। जब मैं इंडिया वापस आया तो मुझे पता चला कि कलकत्ता में कांग्रेस की मीटिंग है। मैं भी वहाँ एक डेलीगेट के तौर पर गया। मैंने वहाँ कुछ रेजोल्यूशन प्रेजेंट किए जिससे साउथ अफ्रीका में इंडियंस की सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव हो सके। मुझे सर वाछा के साथ ट्रैवल करने का मौका मिला, जो उस टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। मैंने कुछ टाइम उनके साथ ट्रेन में जर्नी की। सर वाछा ने मुझसे कहा कि वो मेरे सारे रेजोल्यूशन पढ़ेंगे। कलकत्ता में मुझे रिपोन कॉलेज ले जाया गया, जहां पर सारे डेलीगेट्स रुकने वाले थे। एक फ़ायदा और हुआ कि मुझे अपने कुछ फ्रेंड्स भी वहां मिल गए। हालांकि कुछ इश्यूज थे जिन पर मैं बात करना चाहता था। मैंने देखा कि रिपोन कॉलेज के वॉलंटियर्स की आपस में बनती नहीं थी। अगर एक वॉलंटियर से कुछ पूछो तो वो दूसरों के सवाल पास कर देता था और दूसरा तीसरे को। उनमें से कुछ के साथ मेरी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। मैंने उन्हें साउथ अफ्रीका की स्टोरी सुनाई। मैंने उन्हें पब्लिक सेवा की इम्पोर्टेंस भी बताई। लेकिन पब्लिक सर्विस की भावना लोगों में इतनी जल्दी नहीं डाली जा सकती, क्योंकि ये फीलिंग किसी इंसान में अंदर से आती है कि उसे लोगों की हेल्प करनी है। प्रॉब्लम ये थी कि कांग्रेस की मीटिंग साल में सिर्फ 3 दिन होती थी, बाकी टाइम ये रेस्ट में होती थी, इसलिए वॉलंटियर्स को कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती थी। मैंने ये भी देखा कि कॉलेज कंपाउंड में हाई लेवल की छुआछूत का माहौल था। जैसे एग्जाम्पल के लिए तमिल लोगों का किचन बाकियों से एकदम अलग दूर था और दीवार से घिरा था, क्योंकि तमिल डेलीगेट नहीं चाहते थे कि खाना खाते वक्त कोई उन्हें देखे। उनके लिए बाकी लोगों की नज़र किसी छुआछूत से कम नहीं थी।
फाइनली एक और चीज़ मैंने नोटिस की, हमारी बिल्डिंग्स की लेटरिंग्स बहुत ही बुरी हालत में थी। साफ सफाई का नामो निशान तक नहीं था। चारों तरफ पानी भरा रहता था और बदबू के मारे बुरा हाल हो रहा था। मैं वॉलंटियर्स के पास जाकर इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उनका जवाब था, इनमें हम क्या कर सकते हैं, ये स्वीपर का काम है। तो मैंने उनसे पूछा कि झाड़ू कहाँ मिलेगी। वो हैरानी से मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने झाड़ू ढूंढी और सारी लेटरिंग्स खुद अपने हाथों से साफ की, लेकिन मैं अकेले सारी सफाई नहीं कर सकता था। लोग लेटरिंग करने आते, करके चले जाते, लेकिन गंदगी को इग्नोर करते थे। कांग्रेस मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई थी, इसलिए मैंने ऑफिस ऑफ दी सेक्रेटरीज के लिए अपनी सर्विस ऑफर कर दी। मैं बाबू बासु और सुजीत घोष का क्लर्क अपॉइंट हुआ। वो लोग भी मुझे देखकर खुश हुए। फेथ ऑन इट्स ट्रायल। मेरा ज़्यादातर टाइम पब्लिक वर्क में गुजरता था। सब सही चल रहा था, लेकिन फिर मेरा दूसरा बेटा मणिलाल बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसे टाइफाइड और न्यूमोनिया हो गया था। वो अक्सर रातों को उठकर रोने लगता और पागलों की तरह बड़बड़ाता था। डॉक्टर ने हमें बोला कि हम मणिलाल को चिकन सूप और अंडे खिलाएं ताकि उसे ताकत मिले। मेरा बेटा सिर्फ 10 साल का था। अब मुझे डिसाइड करना था कि उसे नॉन वेज खिलाना है या नहीं। तुम्हारे बेटे की जान को खतरा है, डॉक्टर ने मुझे समझाया। हम उसे पानी मिला दूध दे सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं होगा। मुझे लगता है कि आप अपने बेटे की सेहत के लिए उसकी डाइट में ज़्यादा सख्ती नहीं करेंगे। मेरा धर्म मुझे अंडे और मीट खाने की परमिशन नहीं देता, चाहे जो भी सिचुएशन हो, इसलिए मैं ये रिस्क लेने को रेडी हूँ, मैंने जवाब दिया। मैंने डॉक्टर से कहा कि वो मेरे बेटे की कंडीशन चेक करते रहे। हालांकि हमने उसे मीट या अंडा नहीं दिया। मैंने डॉक्टर से ये भी पूछा कि क्या हम कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं, तो डॉक्टर ने हाँ बोल दिया। मैंने उसका धन्यवाद किया। अगले 3 दिनों तक मैंने मणिलाल को कूहने का ट्रीटमेंट दिया। मैं उसे टब में बिठाकर 3 मिनट का ही बात देता था। मैं हर उसके लिए ऑरेंज जूस भी बनाता था। हालांकि मणिलाल का बुखार और बड़बड़ाना कम नहीं हो रहा था। मुझे डाउट हुआ और अपने डिसीजन को लेकर मुझे रिग्रेट हो रहा था। उस रात मैंने मणिलाल के बीमार शरीर को एक वेट टॉवल से रब किया और एक और वेट टॉवल उसके माथे पर रखा। मैंने अपनी वाइफ को उसके पास रहने को बोला और वॉक के लिए बाहर चला गया। मैं ऊपर वाले से प्रे कर रहा था। मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। इस मुश्किल की घड़ी में हमें सिर्फ तुम्हारा ही सहारा है भगवान, हमें इस संकट से उबारो। मैं बार बार राम नाम जप कर रहा था और फिर मैं घर लौट आया। मैं कमरे में आया तो मणिलाल की कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी। तुम आ गए बापू? हाँ मेरे बेटे, मैंने उससे कहा। उसकी पूरी बॉडी पसीने से तरबतर थी। मैंने कंबल हटाकर उसका पसीना सुखाया। उसका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा डाउन लग रहा था। मैं उसके बगल में बैठ गया और वहीं सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग मणिलाल की हालत कुछ बेटर थी। उसका बुखार उतर चुका था। हमने उसे पानी मिला दूध और फ्रूट जूस देना जारी रखा। चीज़ें अब हमारे कंट्रोल में लग रही थी और धीरे धीरे वो पूरी तरह ठीक हो गया था। मणिलाल बड़ा होकर एक हेल्दी बॉय बना। उसे देख के कोई भी ये बोल सकता था कि हमारी सही देखरेख और हेल्दी डाइट ने ही उसे ठीक किया था, लेकिन मेरे लिए तो ये भगवान का चमत्कार था। ऊपर वाले पर मेरे अटूट विश्वास ने ही मेरे बेटे की जान बचाई थी। कंक्लूजन, आपने गांधी जी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा। उनकी ह्यूमिलिटी, उनके फेथ और उनके सेवा भाव के बारे में आपने जाना। गांधी जी के अंदर अपने आसपास के लोगों के लिए हमेशा ही एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रही थी। उन्हें अपनों से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रहता था और दूसरों को सर्व करने के इसी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के लिए गांधी जी दूर दराज की जगहों पर भी गए, कई सारे पावरफुल लोगों से मिले और उन्होंने अपने देश का इतिहास बदला। अब ये प्रेजेंट जनरेशन की जिम्मेदारी है कि वो भी गांधी जी के बताए रास्ते पर चले और उनके बताए प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। तो दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक समरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।